Hello everyone, my name is Kamini Singh and this is my YouTube channel that is Facilitate to Educate, and today we are going to talk about a very basic but very important topic, that is the importance of wildlife on the occasion of Wildlife Week. So let's start. इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ की, यानी कि वन्य जीवन क्यों ज़रूरी है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, और अभी वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है तो वो क्यों मनाया जाता है, क्यों हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत है, वन्य जीवन को कंजर्व करने की, बचाने की ज़रूरत है। तो इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ डे और वाइल्ड लाइफ वीक में अंतर क्या है। वाइल्ड लाइफ डे जो है वो विश्व वन्य जीवन दिवस है, यानी कि पूरा विश्व उसे मनाता है, पूरा वर्ल्ड उसे मनाता है, और वो मनाया जाता है 3 मार्च को। और वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। इंडिया में ही, सिर्फ भारत में ही वाइल्ड लाइफ वीक इस टाइम पे मनाया जाता है। ये भारतीय गवर्नमेंट, भारत के लोगों द्वारा निर्धारित किया गया है कि हम इस टाइम पे लोगों को अवेयर करेंगे, इस वीक में अवेयर करेंगे लोगों को कि वाइल्ड लाइफ क्यों ज़रूरी है, वन्य जीवन क्यों आवश्यक है, और उसको बचाने के प्रयासों के बारे में बातें करेंगे। लेकिन इन जो दोनों का जो मुद्दा है, या इन दोनों का जो आखिरी उद्देश्य है वो सेम है। दोनों ही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए दिन मनाए जाते हैं और वो हफ्ता मनाया जाता है। कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं इस समय में, और लोगों को वन्य जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि क्यों वो हमारे लिए ज़रूरी है। भी आप वाइल्ड लाइफ सुनते हैं या फिर वन्य जीवन सुनते हैं, शब्द तो आपके दिमाग में हमेशा या तो कोई शेर या फिर बाघ या फिर चीता आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइल्ड यानी कि जंगली का असली मतलब है ऐसे पेड़ पौधे जो कि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हों और उन्हें डोमेस्टिकेट ना किया गया हो, यानी उन्हें पालतू ना बनाया गया हो, या फिर उन्हें खुद, जो पौधे हैं उनको खुद कल्टीवेट ना किया गया हो, हमने खुद उन्हें उगाया ना हो, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में उग रहे हों या फिर रह रहे हों। तो जो वाइल्ड लाइफ है या वन्य जीवन है वो, उसमें दोनों इंक्लूडेड हैं, प्लांट्स भी आएंगे उसमें और एनिमल्स भी आएंगे। पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इकोलॉजी या फिर इकोलॉजिकल, इसमें हम इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। इकोसिस्टम की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो ऐसा एक फोटो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, या तो इंटरनेट पे या फिर किसी फोटो में या फिर किसी बुक में, कि घास जो है वो हिरन द्वारा खाई जाती है और हिरन शेर खाता है लास्ट में। तो ये सारे जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर, यानी कि वो जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस द्वारा, जिसमें कि सारे पेड़ पौधे आ जाएंगे। दूसरा है हर्बीवोर, यानी कि ऐसे जानवर जो कि पौधों पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। और तीसरा है कार्निवोर, जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो ये इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंडेंट है खाने के लिए। अब इसको हम खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चेन बोलते हैं। और ये जो इससे क्या फायदा है, अगर वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व कर रहे हैं तो फूड चेन में या फिर खाद्य श्रृंखला में हमें क्या फायदा मिलेगा। पहली चीज तो, कोई भी जानवर जो खाना खा रहा है उसको एक से ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, एक से ज्यादा उसके पास जानवर होंगे खाने के लिए। जैसे कि शेर जो है वो हिरन को भी खा सकता है और वो जेब्रा को भी खा सकता है। तो इसके पास और भी ऑप्शंस हैं जंगल में खाने के लिए। और एनर्जी का जो फ्लो है, बेसिकली फूड हम खा रहे हैं या फिर खाना हम खा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इधर से इधर। तो अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे हमारे पास, वाइल्ड लाइफ में वैरायटी होगी, तो क्या होगा कि एनर्जी का फ्लो इजीली होगा और जो इकोसिस्टम है वो एकदम बैलेंस्ड रहेगा। अगला है कि रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम देखें कि अगर मान लो, हम मान लें कि जो प्रोड्यूसर्स हैं या पूरी घास है वो खत्म हो गई, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इकोसिस्टम पे। तो सबसे पहले, जो डियर है वो घास खाता है तो उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, वो अल्टीमेटली मर जाएगा। और जो शेर है वो हिरन को खाता है, तो अगर हिरन ही नहीं रहेंगे तो शेर क्या रहेगा। तो होगा ये कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर हिरन नहीं रहे तो क्या होगा, हिरन नहीं रहे तो जो घास है उसकी संख्या, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वो जो शेर है वो घास नहीं खा सकता, तो अल्टीमेटली शेर भी मर गया। घास इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सिर्फ इकोसिस्टम में पूरे में घास ही घास है। तो ये एक इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल भी ये बैलेंस्ड नहीं है, बिल्कुल भी ये सही नहीं है।
तीसरा है कि अगर शेर खत्म हो गए यानी कि कार्निवोर जो है इकोसिस्टम में वो खत्म हो गए तो क्या होगा, डियर की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, इनको कोई खाने वाला नहीं होगा, हर्बीवोर्स को कोई खाने वाला नहीं होगा, और फिर ये जो है ये घास को खाना शुरू करेंगे, प्रोड्यूसर्स को खाना शुरू करेंगे, और इतनी ज्यादा मात्रा में उसको कंज्यूम कर लेंगे कि ये भी खत्म हो जाएगा। इसको नष्ट होने के बाद अल्टीमेटली ये भी नष्ट हो जाएगा। तो इन तीनों ही केसेस में अगर मान लो प्रोड्यूसर खत्म हो रहे हैं, हर्बीवोर्स खत्म हो रहे हैं, कार्निवोर्स खत्म हो रहे हैं, तो पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जा रहा है। तो अगर हमें पॉपुलेशन को रेगुलेट करना है तो हमें वाइल्ड लाइफ को बचाने की जरूरत है। फिर है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि पैसे के लिहाज से क्या क्यों इम्पोर्टेंस है वाइल्ड लाइफ। तो टिम्बर, फायरवुड, पेपर, गम, रेजिन्स, बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो, उसके अलावा एसेंशियल ऑयल, स्पाइसेस, सिल्क, लेदर, ये सारी चीजें हमें या तो पौधों से और या फिर पेड़ों से, पौधों से और जानवरों से मिल रही हैं, जंगली जानवरों से। और फिर है टूरिज्म, यानी कि घूमना फिरना। आपने जंगल सफारी के बारे में सुना होगा या फिर आप गए भी होंगे। तो उसमें आप कुछ पैसे देते हैं और फिर वो आपको जंगल घुमाते हैं, तो कुछ ना कुछ मनी का एक्सचेंज हो रहा है, पैसे का एक्सचेंज हो रहा है, और वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ये यही है कि कुछ पदार्थ हमें जंगलों से मिल रहे हैं। दूसरा चीज कि टूरिज्म, यानी कि जो घूमने फिरने वाली, सैर सपाटे वाली चीजें हैं, उसके लिए भी हम जंगलों में जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो उनसे भी रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है इन्वेस्टिगेटरी इंपॉर्टेंस। इन्वेस्टिगेटरी इंपॉर्टेंस यानी कि किसी चीज की खोज। अब हम किस चीज की खोज कर रहे हैं, रिसर्च पर्पसेस या फिर स्टडीज के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनका पढ़ना चाह रहे हैं, हम उन पर रिसर्च करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे साथ हमारी जो धरती है उस पर रहते हैं, उसे शेयर करते हैं, तो हमें उनके बारे में पता होना जरूरी है। दूसरी चीज एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, यानी कि कौन सा जानवर पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, और कौन सा जानवर किससे सबसे ज्यादा रिलेटेड है, इसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको हम बनाते हैं तो उस पर ह्यूमन ट्रायल करने से पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पर ट्रायल करते हैं। अब किन एनिमल्स पर? हम किसी कीड़े मकोड़े पर अगर ट्रायल करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस कीड़े मकोड़े के जो तंत्र हैं, उसकी जो एनाटॉमी है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, वो हमसे एकदम ही अलग है। तो कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी हमसे मिलती जुलती है, जैसे कि खरगोश हो गया, बंदर हो गए, चूहे हो गए, और गिनी पिग्स जो जिसका नाम आपने सुना होगा। ये सारे के सारे ऐसे जानवर हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट में कोई जानवर मर गया तो फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है। तो कुछ स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स जो हैं वो उसको ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद उसे सॉइल में मिला देते हैं। सॉइल में मिलने के बाद अल्टीमेटली फिर से प्लांट्स उन्हें यूज करने लगता है। तो ये एक साइकिल है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा क्लीन रहता है। अगर ये जानवर ना हो, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स ना हो, तो क्या होगा, पूरा जो गंदगी है वो पाइलअप होती रहेगी, इकट्ठा होती रहेगी, और फिर जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे करके डिग्रेड हो जाएगा। अब जो स्कैवेंजर्स हैं उसके एग्जाम्पल्स ईगल, वल्चर, जैकॉल, ये सारे ऐसे जानवर हैं जो कि फ्लैश को खाते हैं। जो कि कोई भी जानवर मर गया तो उसका जो मांस है ये उसको खाते हैं और फिर उस पूरे जानवर को खत्म कर देते हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी मदद कर रहे हैं। दूसरा हो गया डिकम्पोजर्स, यानी कि कुछ बैक्टीरिया, बीटल्स, मिलिपिड्स या फिर अर्थवॉर्म, ये क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको सिंपलो फॉर्म्स में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं ताकि पौधे उसको फिर से इस्तेमाल कर सकें। अगला जो फायदा है वो है इम्प्रूव्ड वैरायटी फॉर एग्रीकल्चर, फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। खेती के लिए या फिर मछली पालन के लिए या फिर जो जानवरों को हम पालते हैं उसके लिए हमें कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज चाहिए जानवरों की। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि उसमें से जो फायदा है वो हमें मिले। दूसरा, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी हो, यानी कि उस वैरायटी को, उस जो भी हम नया इम्प्रूव्ड वैरायटी बना रहे हैं उसको जल्दी से कोई बीमारी ना लगे। स्ट्रेस रेजिस्टेंट भी हो, यानी कि अगर तापमान बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है या फिर एकदम से कम हो जा रहा है तो उसका उस पर बिल्कुल असर ना हो या फिर बहुत कम असर हो। तो इसके लिए हम ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं। अब ये करने के लिए हमें एक जीन पूल चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा जीन्स चाहिए जो कि हमें वाइल्ड लाइफ से ही मिल सकते हैं। जंगलों में ही सबसे ज्यादा जीन पूल होता है। दूसरा है प्लांट प्रोपगेशन, यानी कि पौधों को उगने के लिए, सही से उगने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए कुछ इंसेक्ट्स की जरूरत है, कुछ बर्ड्स की जरूरत है। तो
वेराइटीज को इम्प्रूव करने के लिए हमें जो वाइल्ड लाइफ है उसकी आवश्यकता है। आखिरी है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हमने इतनी बातें कर ली कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि इसमें हमारी एनर्जी लग रही है, टाइम लग रहा है, हमारा पैसा लग रहा है, तो हमें ये करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जो इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ज्यादा डाइवर्सिटी है, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ज्यादा प्रकार के वन्य जीव पाए जाएंगे, वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि एक जो एनिमल है उसको अगर ज्यादा वैरायटी मिलती है खाने की, यानी कि अगर शेर के पास जेब्रा भी है, हिरन भी है और कोई जानवर भी है जिसको वो खा सकता है, तो अगर हिरन की संख्या कम भी हो रही है जंगलों में, तो वो दूसरों पर डिपेंड रह के आराम से अपना काम चला सकता है और इस तरीके से इकोसिस्टम हमारा जो है वो बचा रहेगा। तो अगर ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल रहेगा। एंड में मैं बस आपको इस थॉट के साथ छोड़ना चाहूंगी कि हमारे पास हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संसाधन बहुत सारे हैं, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो लालच है उसको पूरा करने के लिए इनफ नहीं है। मतलब कभी पूरा नहीं पड़ने वाले हमें संसाधन, अगर हमारे पास, हमारे अंदर लालच है तो। और ये बोला था महात्मा गांधी ने, और एकदम सही बोला था, क्योंकि किसी भी इंसान की लालच को पूरा करने के लिए कभी भी संसाधन पूरे नहीं पड़ेंगे, हमेशा उसको कम ही लगेगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया हो, आपको वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ में आई हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस किया हो वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस से रिलेटेड, तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।